Namaskar. Well, of Namaskar, all of you. This is a very important video for all GD competitive participant. आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. Definitely, this video will be very helpful for all of you. Watch this video 2 or more times and remembering it. याद करें. Let's start. Myself Ranjit, and one by one I would like to explain very minute संक्षिप्त में. Linear points is very important for short competitive examination. This is taken from crackguru.in. Okay, let's start. This is in English but I would explain in Hindi. मैं इसे हिंदी में बताऊंगा. तो इंडिया जो 1700 AD से 1800 AD के बीच में क्या क्या हुआ, एवरीथिंग आपको बताऊंगा. डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इज कंसेप्ट टू हैव स्टार्टेड इन द इनिशियल आफ्टर 1700 AD. मुगल एम्पायर का एक पतन प्रारंभ हो चुका था 1700 AD के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास. औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और उसके पश्चात एक तरह से मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है. और उसके कुछ और भी कारण, जैसे कि इंटरनल वार, सक्सेशन के बीच उत्तराधिकारियों की लड़ाई, औरंगजेब के पुत्रों के बीच युद्ध, जो औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम था, आजम था, काम बख्श था. इससे अजीब बात कि औरंगजेब वाज कंसिडर्ड एज ए लॉन्गेस्ट रूलिंग मुगल एम्पायर. 40 से 42 साल तक शासन करने वाला औरंगजेब बहुत ही कुख्यात, बहुत ही विकृत मानसिकता वाला औरंगजेब कहीं ना कहीं मुगल समाज के पतन का कारण बनता है. हाँ, इसके बावजूद मुअज्जम सक्सीड टू थ्रोन द आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम को बनाया जाता है एंड उसका टाइटल उसको मिलता है बहादुर शाह प्रथम. बहादुर शाह प्रथम का टाइटल मुअज्जम को दिया गया है. ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नन एज, उसको शाह आलम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम. ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह के शासनकाल के दरमियान सिखों ने रिवोल्ट कर दिया था मुगलों के खिलाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर. पूछा जा सकता है बंदा बहादुर जो कि मुगलों के खिलाफ एक तरह से सिखों का विद्रोह करने का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो थे बंदा बहादुर. जहांदार शाह शासनकाल में 1712 में आता है, जिसकी मदद करने के लिए जुल्फिकार खान आता है, हु वाज वर्चुअली द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासन का एक तरह से प्रमुख होता है जुल्फिकार, जो जहांदार शाह को मदद करता है. टाइटल ऑफ मिर्जा राजा वाज गिवन टू जय सिंह ऑफ मालवा. यू नो अबाउट मालवा के जो राजा थे जय सिंह, उसको मिर्जा राजा का उपाधि भी दिया गया है. टाइटल ऑफ महाराजा अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया गया. 1713 में फारूक सियार की मृत्यु हो जाती है और इसे फारूक सियार द्वारा हरा दिया था. डिफीटेड बाय फारूक सियार, माफी क्या चाहता हूँ, फारूक सियार की मृत्यु नहीं बल्कि फारूक सियार के द्वारा उसे पराजित करने के पश्चात फारूक सियार गद्दी पर बैठता है. और इस गद्दी पर बैठने के लिए फारूक सियार को मदद करता है सैयद बंधु. मतलब शॉर्ट में कहे तो सैयद बंधु किंग मेकर थे. उस सैयद बंधु में कौन कौन आते हैं, तो एक अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली. अब्दुल्ला खान और हुसैन अली दो भाई थे जिन्होंने फारूक सियार को गद्दी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. सैयद ब्रदर, जिन्हें हम किंग मेकर के रूप में भी जानते हैं इंडियन हिस्ट्री में, मीर उमर उद्दीन खान सिद्दीकी बयाफंडी, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, एक उत्तराधिकारी के रूप में आसफ शाही डायनेस्टी की स्थापना करता है. निजाम उल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, निजाम उल मुल्क, द फाउंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम निजाम उल मुल्क था. फारूक सियार को मार दिया जाता है सैयद बंधु के द्वारा 1719 में, और मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है. मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है. स्टेट ऑफ हैदराबाद जो स्वतंत्र बना था 1724 में निजाम मुल्क के द्वारा, निजामुल मुल्क जिसे 1724 में हैदराबाद की स्थापना करता है. उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल, मुगलों के मतलब उस समय शासनकाल संभाल रहे थे मोहम्मद शाह. मराठा, जिसके नेतृत्वकर्ता बाजीराव प्रथम, वो दिल्ली सल्तनत में 1737 में आक्रमण करते हैं और एक बैटल ऑफ करनाल होता है
बैटल ऑफ करनाल, जो कि बाजीराव प्रथम और दिल्ली सल्तनत के बीच एक छोटी मोटी झड़प होती है। नादिर शाह की मदद से शहादत खान मुगलों को पराजित करने में काफ़ी हद तक सफल रहता है, जिसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, और फाइनली 1768 में इसमें विक्ट्री प्राप्त होती है। नादिर शाह की आक्रमण की बात करें तो नादिर शाह को जनरली डिफीटेड किया गया था। नादिर शाह समरली डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह के द्वारा मुगलों को बैटल ऑफ करनाल के युद्ध में पराजित किया गया एंड मोहम्मद शाह वाज द टेकन प्रिजनर, और मोहम्मद शाह को जेल बंदी बना दिया गया। नादिर शाह टुक अवे द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर का जो बहुत बड़ा हीरा था और जो पीकॉक मयूर सिंहासन था, उसको नादिर शाह लेके भाग गया। अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया 1748 से 1761 के बीच। ही वॉज वन ऑफ द जनरल ऑफ नादिर शाह, यह नादिर शाह का एक जनरल हुआ करता था। तीसरा पानीपत का युद्ध, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यानी दुर्रानी एम्पायर के बीच होता है, हुआ सपोर्टेड बाय रोहिल्ला अफगान, जिसको एक रोहिल्ला अफगान के मदद से एक तरह से सहायता मिलता है, जिसका नाम था सुजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला। नोटेबल एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर बिफोर इट वाज रिड्यूस्ड टू मियर मिलिट्री पावर आफ्टर 1759 व शाह आलम द्वितीय। उस समय मुगल के साम्राज्य के मतलब एक तरह से करता धरता वो शाह आलम द्वितीय होते थे 1759 में, और फाइनली बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो लेट्स लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। बैटल ऑफ बक्सर जो कि लड़ाई होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हेक्टर मुन्रो के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, और दूसरी तरफ रहता है शाह आलम द्वितीय। उसके साथ साथ उसमें मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब होता है, सुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब होते हैं, और ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी जाती है। हालांकि एक तरह से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक विजेता के रूप में उभरती है, और उसके पश्चात ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक तरह से जो रास्ता होता है वो पूरा तरह से क्लियर हो जाता है। उसके पश्चात बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिसके नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और इधर से शाह आलम द्वितीय यानी मुगल साम्राज्य के तब करता था शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अर्थात इलाहाबाद की संधि इज कंसिडर्ड टू बी दी बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक तरह से भारत में ब्रिटिश राज्य का एक तरह से साम्राज्य का प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है। इस ट्रीटी ऑफ संधि ने एक तरह से काले दिन के सिग्नेचर को मतलब दिखा रहा था, और एक तरह से कलेक्टिंग पावर जो था, टैक्स इकट्ठा करने का जो इंडिया में अधिकार था, एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो पूरी तरह से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है, और मुगल साम्राज्य एक तरह से धराशायी होने लगता है। और उसके पश्चात फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, पहला मराठा आंग्ल युद्ध जो होता है वो टुक प्लेस फाउट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है। बैटल बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत, और ये ट्रीटी ऑफ सूरत से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार सूरत की संधि से प्रारंभ होती है और सालबाई की संधि में समाप्त होती है। कंपनी को पूरी तरह से मतलब पावर मिल जाता है, रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ सालसेट एंड भड़ोच एंड ऑर्डर मराठा टू डिफीट हैदर अली ऑफ मैसूर एंड रिटेक द टेरिटरीज इन कर्नाटक। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 में लड़ा जाता है, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया, दूसरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ मराठा। सेकेंड एंग्लो वार 1803 में घटित होता है। ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिल्ली इन 1803, 1803 में ब्रिटिश ने पूरी तरह से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, और बैटल ऑफ दिल्ली पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। मैसूर उसका शासन उस समय हैदर अली जो कि 1761 से 1782 तक मैसूर जो था वो हैदर अली के अंडर में हुआ करता था। हैदर अली वॉज सक्सीडेड, हैदर अली की मतलब एक तरह से मौत होने के बाद उसका पुत्र जो था बहादुर पुत्र टीपू सुल्तान 1782 में
संभालता है गद्दी। और उस समय ग्रेट बंगाल ऑफ फेमाइन 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल आता है, बहुत मतलब भयंकर सूखा पड़ता है। और 1769 से 1773 के बीच पूरा तरह से लोअर गेंगेटिक प्लान, जो निचला गंगा मैदान है, बिहार से लेकर बंगाल तक पूरी तरह से इसके चौपट में आ जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को उस समय भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 में एक नया एक्ट लेके आती है जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड्रेस करता है शॉर्टकमिंग को, जो तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियां को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, ताकि कंपनी जो है एक प्रकार से तानाशाही ना हो जाए, एक तरह से मतलब अपनी लगाम ना खो दे। इस लगाम को बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक तरह से रूल लागू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नियम और कानून लाती है 1784 में। इस एक्ट को नाम दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। और ये अंग्रेज के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विलियम पिट्स द यंगर, उनके नाम पर था। 1784 में बंगाल में ही विलियम जोन्स की मदद से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में विलियम जोन्स की मदद से स्थापित की जाती है। टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और हालांकि टीपू सुल्तान को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसमें हैदराबाद का अंग्रेजों को मदद मिलता है। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और फाइनली श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और सिटी ऑफ जयपुर जो होता है, आगे चल के दूसरी कहानी है सिटी ऑफ जयपुर के बारे में। सिटी ऑफ जयपुर, आज का जो जयपुर आप देख रहे हैं पिंक सिटी, उसकी स्थापना राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई है। तो यही है कि इलुस्ट्रेट करते हैं तो एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री वाज ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत बाय राजा जय सिंह द्वितीय। और इम्पोर्टेंट मराठा फैमिलीज, पुणे जो कि पेशवा से संबंधित है, पेशवा पुणे से संबंधित है, गायकवाड़ बड़ोदरा से संबंधित है, भोसले जो नागपुर से संबंधित है, होलकर इंदौर से संबंधित है, और सिंधिया जो है ग्वालियर परिवार से संबंधित है। तो सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोसले जो है नागपुर से, गायकवाड़ बड़ोदरा से और पेशवा पुणे से। तो दिस इज ए शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ द गाइज। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाचिंग फॉर जीडी, they must be listen it carefully. Thanks once again. Spread my video, please.